हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अर्जुन और गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग का। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसमें बहुत अच्छे से हम मनी एंड बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमने शेड्यूल में डिस्कस करा था, और इवनिंग में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज का वीडियो आपके पास आएगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके लिए कवर करे हैं। तो जाकर उसको भी अच्छे से देख लेना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तो मनी से। मनी चैप्टर में बेसिकली सबसे पहले हमारे पास है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर मनी तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। पहले हमारे पास क्या चलता था? यही बार्टर एक्सचेंज चलता था। अगर किसी को कोई गुड्स चाहिए, बदले में लेट सपोज मेरे पास वीट है, मुझे बदले में शूज चाहिए। अब मैं वीट ले जा करके उस इंसान को दूंगा जिसके पास शूज़ है और उससे शूज़ ले लूंगा। यही हमारे पास क्या कहलाता है? बार्टर एक्सचेंज। और जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं उसको क्या कहलाते हैं? हम बार्टर इकोनॉमी कहलाते हैं, यानी कि C' इकोनॉमी कहलाते हैं। ये इसके अंदर लिखा है बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स के बदले गुड्स। और वो इकोनॉमी जिसके अंदर ये सब होता है उसको बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं, C' इकोनॉमी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर में फार्मर गिव वेट्स एंड गेट क्लोथ्स। वीट दे के वो क्लोथ्स ले लेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि हर बार नहीं लग सकता। इसमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है। सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि अगर मुझे शूज चाहिए तो मैं उसको वीट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको क्या वीट चाहिए, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड जरूरी नहीं है, जो मुझे चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। फिर है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब हमें क्या पता उसकी कितनी वैल्यू हम लगा पाएंगे? आज मनी है, हम इजीली वैल्यू को पता कर सकते हैं कि भाई इसके बदले में इतने रुपये दे दो, इतने पैसे दे दो, लेकिन पहले तो ये चीज नहीं हो सकती थी। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के बोरोइंग्स के लिए तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, और लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू आप स्टोर करके भी नहीं रख सकते। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे। इसी के कारण हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, मनी हमारे पास लाई गई, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन भी बन जाती है कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ। कैसे एक्सेप्टेड करा जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी इज यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स। मनी में क्या क्या आता है हमारे पास? कॉइन्स आ जाते हैं, करेंसी आ जाती है, चेक्स आ जाते हैं। चेक भी हमारे पास मनी में आ जाता है। विच आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस। किसके लिए हम यूज करते हैं? बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, और सेटलमेंट करने के लिए, बिजनेस क्लेम्स के लिए। यही बेसिकली हमारे पास मनी की डेफिनेशन हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है सर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या कहता है? मनी सप्लाई हमारे पास कहता है एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो कि हेल्ड करा है पब्लिक ने, वही हमारे पास क्या कहलाता है? मनी सप्लाई कहलाता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करा जाता है। और ये क्या इंक्लूड नहीं होता? इसमें इंक्लूड नहीं होता गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। ठीक है जी। ये बात आ जाता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या मेजर्स हो जाते हैं? सबसे पहला है M1। सीबीएसई में यानी कि बोर्ड्स में आपका 1 ही था, सीयूटी में आगे M1, M2, M3, M4 भी आ जाता है। M1 क्या है? सबसे पहली चीज तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है मनी सप्लाई का। एज ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर इजीली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितने भी इसके कंपोनेंट है उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम इजीली यूज कर सकते हैं। क्या क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसके बाद M2, ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है M1 के कंपैरिजन में। इसमें क्या आ जाता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फिर M3 है। M3 एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अगेन M1 के कंपैरिजन में, और इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। फिर उसके बाद M4 है। M4 में क्या आ जाता है? M3 टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बेसिकली होता क्या है? हाई पावर्ड मनी में आते हैं हमारे पास, पहले तो डिफरेंस देखो कि मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या डिफरेंस है। मनी में आ जाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक के, और हाई पावर्ड मनी में आ जाता है कैश रिजर्व्स विद बैंक। ठीक है जी। ये इसके अंदर लिखा है। पावर्ड मनी में क्या आ जाता है? करेंसी और कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। इसका मतलब क्या है? इट मींस करेंसी जो हेल्ड करी है पब्लिक ने इन कॉमन इन बोथ ऑफ देम। बेसिकली यही था बेसिकली हमारे पास मनी चैप्टर। अब चलते हैं हम अपने बैंकिंग चैप्टर की तरफ। चलो जी।
बैंकिंग चैप्टर में बेसिकली हमारे पास दो तरीके के बैंक होते हैं, एक होता है हमारे पास सेंट्रल बैंक, एक होता है हमारे पास कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक के बेसिकली दो ही काम होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग लोन्स। ठीक है जी, ये इसके अंदर इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है फंक्शंस। क्या फंक्शन है, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारे पास एसबीआई हो गया, जैसे हमारे पास पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब इसके दो फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में भी दो आते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब डिपॉजिट भी तीन तरीके के होते हैं। देखो, सबसे पहला तो है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट, फिर आ जाता है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर जाता है सेविंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को समझते हैं। डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, कि जब भी हम डिमांड करेंगे वो रिपेबल हो जाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं, अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड, 5 साल 10 साल के लिए आपने एफडी करा के छोड़ दी, वही हमारे पास फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। सेविंग डिपॉजिट क्या है, कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के, दोनों के अगर हम कंबाइंड कर देंगे फीचर को तो सेविंग डिपॉजिट बन जाता है। उसके बाद आ जाता है चेकेबल। ये हमारे पास चेकेबल है, ये नॉन चेकेबल है और चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो लेस देन होता है एफडी से। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शंस है वो हमारे पास द डिपॉजिटर कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, कितनी भी ट्रांजेक्शंस कर सकता है। यहाँ पे दो ही ट्रांजेक्शन होती है, एक तो जमा करने की, एक बार निकालने की। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर रेस्ट्रिक्शन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेविंग डिपॉजिट में होती है। अदर नेम क्या है, इसका नेम है करंट अकाउंट डिपॉजिट, इसका है टाइम डिपॉजिट और इसका कोई भी नेम नहीं है। दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एडवांसिंग लोन्स। बेसिकली इसमें लिखा है द डिपॉजिटर रिसीव्ड बाय द बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल। जो भी हमने डिपॉजिट करा है बैंक में वो इसी तरीके से नहीं रखा जाता है, उसमें कुछ रिजर्व रखने के बाद जो हमारे पास बैलेंस होता है वो नीडी लोगों को दे दिया जाता है। अब किस तरीके से दिया जाता है, बेसिकली जो इनकम होती है वो कैसे होती है, कैश क्रेडिट के फॉर्म में, डिमांड लोन्स के फॉर्म में और शॉर्ट टर्म लोन्स के फॉर्म में। फिर आ जाता है सर सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में देखो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें जनरली तो दी जाएगी रिस्पेक्टेबल और रिलायबल कस्टमर्स को दी जाती है शॉर्ट पीरियड के लिए। कस्टमर को एक अमाउंट देना होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट देना होता है बैंक को लिए, जो कि उन्होंने ओवरड्रॉ करा है। फिर है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या मिलता है, बिल डिस्काउंटेड मिलता है विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी से, है ना। फिर एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में तीन चीज आती है, एक तो ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स और परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। फिर कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास लोकर फैसिलिटी होगी, ट्रैवलर्स चेक हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। ये इस तरीके के हमारे पास फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने आगे बैंकिंग में। हमने कॉमर्शियल पढ़ लिया, अब हम चलते हैं सेंट्रल बैंक और अपने मनी क्रिएशन की तरफ। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक बैंक, सेंट्रल बैंक आ जाता है। देखो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है। सेंट्रल बैंक सबसे पहली चीज तो आपको समझने की जरूरत है कि एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, ये सबसे बड़ी बॉडी है हमारे पास पूरी एंटायर बैंकिंग सिस्टम में। लिखा हुआ है एपेक्स बॉडी है जो क्या काम करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है, डायरेक्ट करती है, क्या पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम या हमारा मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो भी हमारा इकोनॉमी का है उसको क्या करती है, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करती है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई। और हर एक कंट्री का अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में हमारे पास स्टैब्लिश हुआ था। बताओ जी, इस एक्ट के अंडर, आरबीआई एक्ट के अंडर जो कि आया था 1934 में पर स्टैब्लिश हुआ 1935 में। इन इंडिया आरबीआई है हमारे पास सेंट्रल बैंक, यूके का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस का हमारे पास फेडरल रिजर्व सिस्टम। बताओ जी, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो सबसे पहला फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। ये आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है कि आरबीआई जो है हमारे पास क्या करता है, करेंसी को छाप सकता है। यही उसका सबसे बड़ा क्या है हमारे पास फंक्शन कहलाता है कि आरबीआई के पास सिंगल अथॉरिटी है कि हमारे पास करेंसी को इशू करने की कंट्री के अंदर। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई हमारे पास सोल अथॉरिटी है, सोल राइट है इशू करने का पेपर करेंसी को। सारी की सारी करेंसी जो है वो आरबीआई इशू करता है, लेकिन एक्सेप्ट जितने भी हमारे पास कॉइन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास 1 रुपीज के नोट्स होते हैं, वो सब नहीं करता। वो करता है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि निर्मला सीतारमन जी वो काम करती है ना।
लिखा हुआ है हमारे पास 1 रुपए के नोट और कॉइन्स जो है वो कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद आ जाता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि आरबीआई जो है वो बैंकर किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए कैसे हो सकता है कि आरबीआई क्या करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है। किन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है। एज अ बैंकर वो क्या काम करेगा, सबसे पहले तो वो लोन देगा, एडवांसेस देगा गवर्नमेंट को फॉर टेम्परेरी पीरियड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये तो हो गया एज अ बैंकर। इसके बाद आ जाता है एज अ एजेंट। एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या काम करता है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक क्या करता है, एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, समय के साथ साथ टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे। समझ में आया, 3 तरीके से काम करता है, एज अ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। हमने फाइनेंशियल एडवाइजर भी पढ़ लिया, हमने जो है बैंकर भी पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं एज अ एजेंट। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, वो क्या करता है, पब्लिक जो डेट होता है उसको मैनेज करने का जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो आरबीआई की होती है। ये था हमारे पास बेसिकली बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड फंक्शन, जो कि है ये बैंकर्स बैंक, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश के अंदर। बैंकर्स बैंक भी है और सुपरवाइजर भी है ना। देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आरबीआई जो है रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स के। हमारे पास जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, सारे के सारे हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स है। इनके हमारे पास सुपरवाइज करता है, इनको रेगुलेट करता है हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बीइंग द एपेक्स बैंक, सबसे सुप्रीम बैंक होने के साथ साथ सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक हमारे पास बेसिकली 3 काम और करता है। क्या करता है, देखो जी, सबसे पहले तो है हमारे पास सीआरआर यानी कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है क्लियरिंग हाउस। तीनों को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, इसका दूसरा नाम भी है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास हमारे पास डिपॉजिट आया, लेट सपोज वो डिपॉजिट आया है 1 लाख रुपए का, क्या वो 1 लाख का 1 लाख ही पूरा का पूरा वो लोन दे देगा? नहीं सर, पूरा का पूरा लोन नहीं देना होता है कमर्शियल बैंक्स को। कुछ अमाउंट उनको क्या करना होता है, रिजर्व के फॉर्मेट में रखना होता है, डिपॉजिट करना होता है सेंट्रल बैंक। ये लिखा हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन रखते हैं डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक में। उसके बाद आ जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो जाती है कॉमर्शियल बैंक्स की तरफ। और कॉमर्शियल बैंक्स को भी क्या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल होती है। तो कॉमर्शियल बैंक्स को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं भी कर पा रहे हैं किसी भी सोर्स से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, या कहीं से भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यानी कि बिल्कुल आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा उनका क्या बचता है, सेंट्रल बैंक बचता है। तो सेंट्रल बैंक से वो पैसा ले लेते हैं। यही लिखा हुआ है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट में कि व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जब वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहीं से भी किसी भी सोर्स से पूरी नहीं कर पाते, तो एज अ सेंटर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो हमारे क्या देती है, लोन्स और एडवांसेस दे देती है कमर्शियल बैंक्स को। समझ में आया बहुत अच्छे से। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लियरिंग हाउस। अब देखो इसमें बेसिकली क्या आ जाता है कि जो भी हमारे पास सेंट्रल बैंक है, अब सेंट्रल बैंक के पास क्या सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स होंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपना रिजर्व बना करके रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक्स को ही आपस में एक दूसरे को पेमेंट करनी है, पर वो हो सकता है किसी सिचुएशन में नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी इशू चल रहा हो, तो उस केस में जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई होता है, वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है कि वो जितना भी पेमेंट्स होती है वो सब क्लियर कर देता है ना। तो लिखा हुआ है जो सेंट्रल बैंक है वो कैश रिजर्व बना करके चलता है कमर्शियल बैंक्स के, यानी कि कमर्शियल बैंक अपना जितना भी रिजर्व है बना करके चलते हैं और उसके लिए ईजियर हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। समझ में आया, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर इसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। देखो सबसे पहले तो आप समझो कि मनी सप्लाई क्या है। अगर हमारे पास इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है जी, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब कहलाता है कि हमारे पास डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा कब होगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, और पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास महंगाई हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन हो जाती है उस सिचुएशन में। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आरबीआई है वो कुछ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। क्या चलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। 2 तरीके से चला सकती है, एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ये सब हमारे पास आ जाते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ओमो यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, हमारे पास एलआरआर हो गया, ये सब आ जाता है। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव में बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशंस, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो हम क्या देखो मतलब समझते हैं कि आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे पास बेसिकली मनी सप्लाई, है ना। मनी सप्लाई कैसे करता है इकोनॉमी में? थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो रेपो रेट होता है वो एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे जो सेंट्रल हमारे पास बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। और अगर हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास मनी सप्लाई को हमें कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इस जो हमारे पास रेपो रेट है इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, समझ में आया कि सेंट्रल बैंक हमारे पास किसको पैसा दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी कर सकता हो। और इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वो रेट बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास इकोनॉमी में कम पैसा जा पाए। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उसका दूसरा नाम होता है डिस्काउंट रेट। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरीके से सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई दोबारा से हमारे पास पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म नीड्स है वो हमारे पास यहां पर मीट हो पाए। ठीक है जी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी जो है कमर्शियल बैंक पैसा ले रहा है, लेकिन इकोनॉमी में पहले से बहुत ज्यादा हमारे पास मनी सप्लाई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैंक रेट होगा उसको भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट सर, जो रेपो रेट होता है उसका रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब क्या है, रेपो रेट में तो सेंट्रल बैंक दे रहा था कमर्शियल बैंक को पैसा, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में हम रिवर्स चलेंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में जो पैसा है वो रखेगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एग्जैक्ट अपोजिट है रेपो रेट से। कैसे है कि कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं, जो भी उनके पास सरप्लस फंड्स है वो डिपॉजिट कर रहे हैं हमारे पास मेनली सेंट्रल बैंक में, और उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक देगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास अब पैसा है, तो बदले में सेंट्रल बैंक क्या देगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक्स को। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया। अब अगर हम अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं रिवर्स रेपो रेट की मदद से, कि हम जो रेट दे रहा है सेंट्रल बैंक दे रहा है रिवर्स रेपो रेट, उसको बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो सबके सब क्या करें, पैसा का जमा कर दे, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा इकोनॉमी में पैसा है तो वो सारा पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। यही इसके अंदर आ जाता है बेसिकली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको हम ओमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमो, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनका खरीदना या फिर बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन बेचेगा, जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जब भी हमारे पास बाय करता है या सेल करता है जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, किसको, पब्लिक को और कमर्शियल बैंक्स को, है ना। यही क्या कहलाता है हमारे पास, ओमो कहलाता है। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सेल करेंगे जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ताकि मनी सप्लाई हमारे पास पहले से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, यानी कि लोगों के पास, पब्लिक के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा है। अब अगर हम चाहते हैं कि वो पैसा सब हमारे पास आ जाए, यानी कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेल करेंगे सिक्योरिटीज, पैसा हमारे पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, है ना। ये इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है एलआरआर। एलआरआर का मतलब क्या होता है, देखो समझो कि एक हमारे पास कमर्शियल बैंक होता है ना, एक हमारे पास क्या होता है, पब्लिक होती है। क्या होती है, पब्लिक होती है। पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि पब्लिक ने कमर्शियल बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे। अब कमर्शियल बैंक का काम क्या है, उनका काम है लोगों को लोन देना। क्या वो 10 का 10 लाख का अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा कमर्शियल बैंक हमारे पास लोन दे देगा, नहीं सर। कुछ हमारे पास फिक्स जो प्रोपोर्शन होता है वो एज अ रिजर्व के फॉर्मेट में रखना होता है कि आप पूरा का पूरा नहीं दे सकते। अगर हम मान के चले यहाँ पे 20% आपको रिजर्व बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का ही लोन दे सकते हो। 10 लाख में से 2 लाख आपको क्या रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो सिचुएशन होती है, या तो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रिजर्व बना करके रख ले, या फिर वो रिजर्व कहां पर रख लेगा, वो रख लेगा हमारे पास सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास। अगर वो अपने पास रिजर्व रखता है तो उसको बोलते हैं एसएलआर। अगर वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखता है तो उसको बोलते हैं सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यही हमारे पास ये टॉपिक कहलाता है एलआरआर। एलआरआर का मतलब है क्या है कि कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ रिजर्व बना करके रखना होता है, और वो दो तरीके से बना सकता है। एक होता है हमारे पास सीआरआर, एक होता है हमारे पास एसएलआर। देखो सीआरआर का मतलब क्या होता है कि जो भी मिनिमम परसेंटेज है नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटीज का वो कैप्ट करता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में, और जब कमर्शियल बैंक खुद के पास ही रख लेगा देमसेल्व्स ही आ जाएगा नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास एसएलआर। कि अगर उस कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास ही रिजर्व बनाया है तो एसएलआर, अगर उसने हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास बनाया है तो क्या कहलाएगा, वो
CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। समझ में आया? चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो जो पिछले हमने अभी तक हमने 4 पढ़े वो हमारे पास क्वांटिटेटिव थे, ये हमारे पास क्वालिटेटिव आ जाता है। क्वालिटेटिव में आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्चुअली में बेसिकली डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली होता क्या है कि अगेन हमारे पास कमर्शियल बैंक है और एक हमारे पास पब्लिक है ना। अगर कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे रहा है, लेट सपोज 1 लाख का, कि पब्लिक को हमें लोन चाहिए 1 लाख रुपीस का लोन चाहिए, बदले में जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कहेगा कि पब्लिक से कहेगा कि मुझे कुछ सिक्योरिटी दो भैया, ऐसे मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूं। और वो जो सिक्योरिटी का अमाउंट होता है वो अमाउंट हमारे पास लोन के अमाउंट से ज्यादा होता है। लेट सपोज मैं 1 लाख का ही लोन दे रहा हूं, ठीक है, ये हम सिचुएशन लेकर के चल रहे हैं, और बदले में मैं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ आप 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाए तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। वो अगर 1 लाख से 80,000 होगी तो मेरा तो नुकसान हो गया। उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि जो भी आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है वो लोन के अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। यही हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। ये एक डिफरेंस है हमारे पास। किस चीज का डिफरेंस है? कि लोन और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है अगेंस्ट द लोन। ठीक है जी। अब अगर हमें यहां पर हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में है वो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा मतलब वो बढ़ी हुई है उसको कम करना है, यानी कि जनता तक, पब्लिक तक कम पैसा पहुंचे लोन का अमाउंट, तो हम इस केस में क्या करेंगे? हम इस केस में जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी का हमारा रेट होता है या जो परसेंटेज होता है, अमाउंट होता है लोन के अमाउंट के कंपैरिजन में, उसको बढ़ा देंगे। कि अगर हम अभी 1 लाख के लोन में 1,20,000 का सिक्योरिटी मांग रहे थे, अभी हम उसको 1.5 लाख कर देंगे, 1,40,000 कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि लोग बाग जो है कम लोन ले, क्योंकि उनके पास पहले से ही हमारे पास पैसा है। अगर वो लोन लेंगे और हमारे पास पैसा जाएगा और हमारे पास महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। तो यही इसके अंदर आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो जिसको सब समझते हैं, बेसिकली कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या कहलाता है? कि जब जो सेंट्रल बैंक है बेसिकली वो क्या करता है, जितने भी हमारे पास कंट्री का स्टॉक है गोल्ड का या फिर रिजर्व से फॉरेन एक्सचेंज को, उसको कस्टोडियन कर लेता है, यानी कि रख लेता है ना। ये जो फंक्शन है ये क्या काम करता है? ये काम करता है हमारे पास कंट्रोल करने में काम करता है फॉरेन एक्सचेंज को, है ना, रीजनेबल कंट्रोल करता है ये उस पे। और उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस है वो क्या कहते हैं कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है वो कहां से होंगी? वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से होंगी। बेसिकली इसके बाद 2 और आ जाते हैं क्वालिटेटिव में, हो जाता है मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल सुएशन क्या कहता है? बेसिकली मॉरल सुएशन ये आपसे ये कहेगा कि आरबीआई की हमें बात माननी है। अगर हम एज अ कमर्शियल बैंक है, हमें आरबीआई की सारी जितनी भी बातें हैं वो सब माननी होगी। अगर आरबीआई कहेगा कि मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, आप लोन कम दो पब्लिक को, तो आपको कम लोन देना पड़ेगा। ये मॉरल सुएशन होता है। एक होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कहता है कि सिलेक्टिवली आप क्रेडिट का कंट्रोल करो। कैसे? कि जहां पे जरूरत है, जहां पे हमें लगता है कि जिस सेक्टर में लगता है कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, लोन दे रहा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, वहां पर दो, ठीक है। जहां पर नहीं लगता है वहां पर नहीं लो। बेसिकली आपको रैशनिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? क्रेडिट की रैशनिंग करनी होगी, कि जहां पे जरूरत है आप वहां पर दो, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पर आप लोन नहीं दो। ये आ जाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। देखो उसको भी समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जो सेंट्रल बैंक है वो एक एपेक्स बॉडी है। हमने पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन में, सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब सुप्रीम होता है, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, इतने सारे काम करता है। किस चीज से रिलेटेड? जितना भी हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है या फिर हमारा पूरा का पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ये आ जाता है कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। सबसे पहले तो हमने मतलब पढ़ा। इसके बाद आ जाता है स्टेटस। स्टेटस में क्या लिखा हुआ है? कि ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट में, सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। क्या? हमारे पास सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। कमर्शियल बैंक क्या कहते हैं? कि एक यूनिट है हमारे पास बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जो भी हमारे पास कंट्री का पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका एक यूनिट क्या कहलाता है? हमारे पास कमर्शियल बैंक कहलाता है, और ऑपरेट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई ही हमारे पास सारे के सारे जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको कंट्रोल करता है। ओनरशिप की अगर हम बात करें, तो अगर हम आरबीआई की बात करें यानी कि सेंट्रल बैंक की, सिर्फ और सिर्फ कौन ऑन करता है? हमारे पास गवर्नमेंट यहाँ पर ओनर है। लेकिन हमारे पास कमर्शियल बैंक में ओनर जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी आ जाते हैं ना। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव है हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास आरबीआई होता है उसका जो मेन मोटिव होता है
वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइज करना चाहेंगे प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। नंबर ऑफ बैंक्स, आपको पता ही है आरबीआई पूरे भारत देश में, पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे पास सेंट्रल बैंक, जो कि क्या कहलाता है, आरबीआई कहलाता है ना। लिखा हुआ है कि हर एक कंट्री का अपना एक खुद का बैंक होता है, जो कि हमारे पास इंडिया में क्या है, आरबीआई है। कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, इतने सारे तो बैंक है। कमर्शियल बैंक्स में तो बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। पब्लिक डीलिंग, जो हमारे पास आरबीआई होता है ये पब्लिक में डील नहीं करता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है उनका तो सब चलता ही पब्लिक से है, यानी वो डील करता है पब्लिक में। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारे पास मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को भी समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितना भी हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो एलआरआर का डिपॉजिट हो, चाहे वो पब्लिक का डिपॉजिट हो, कौन सा डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट को कन्वर्ट कर देता है फाइनल यानी कि टोटल डिपॉजिट में, यानी कि उसको बढ़ा देता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिएशन होता है क्रेडिट का, जो कि कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। किसकी मदद से, जितना भी इनिशियल डिपॉजिट हुआ था उसमें, जो कि पब्लिक ने करा और एलआरआर की मदद से हुआ। तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है मनी मल्टीप्लायर का, वो होता है 1/LRR। 1/LRR हमारे पास बन जाता है। अभी इसका एक टेबल की मदद से भी समझते हैं, देखो क्या है। देखो सबसे पहले तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा एक ही बैंकिंग स्ट्रक्चर है, एक ही बैंकिंग हमारे पास यूनिट है, जिसको हमने क्या मान लिया है, वन बैंक है ना, कि हमारे पास एक ही हमारे पास यूनिट है, पूरा का पूरा बैंकिंग यूनिट हमारे पास वन है। कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से हो रही है। हम एक ऐसी इकोनॉमी का एग्जांपल लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेसिकली, या जो भी हमारे पास बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास जो पब्लिक होगी, जो हमारे पास पब्लिक होती है, वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ पैसा बैंक में क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है ना। डिपॉजिट करने के बाद लेट सपोज हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास 10 लाख रुपीस डिपॉजिट हुए, है ना। अब जो कमर्शियल बैंक होगा वो क्या करेगा, इस 10 के 10 लाख को अपने पास रख लेगा। नहीं सर, वो दो काम करता है बेसिकली। सबसे पहले तो एक एलआरआर बना लेता है। एलआरआर का मतलब क्या है कि कुछ रिजर्व बना लेता है। लेट सपोज अगर हम इसका 20% हमें रिजर्व बनाना है तो कितना आ जाएगा, 2 लाख हमने रिजर्व बना लिया है सर। और हमारे पास बाकी का क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड कर देता है। वही क्या कर देता है, लोन प्रोवाइड कर देता है। वो होगा हमारे पास बेसिकली बचा हुआ पैसा, यानी कि 80%, है ना। तो वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 8 लाख। ठीक है जी। अगर हम इसको टेबल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो समझो, आपको ऐसे कॉलम बनाने होंगे, है ना। सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा कि डिपॉजिट, इसके बाद आ गया हमारे पास लोन, फिर रहता है हमारे पास एलआरआर, है ना। अभी हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास जितना भी डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ हम एलआरआर बना लेते हैं। लेट सपोज वो 20% बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं, 20% बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कितनी तरीके से हमारा पैसा जो है इनिशियल डिपॉजिट से कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे आ जाएगा, उसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। वो क्या था, 1/LRR। कितना था, 1/LRR। अगर 20% को आपको वैसे लिखना है तो ये करेंगे हम 20/100, यानी कि आ जाएगा 0.20, है ना। तो LRR कितना आ गया, 0.20। डेसिमल हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा लो, ये आ गया 5। कि हमारा जो मल्टीप्लायर है वो कितना हो रहा है कि इनिशियल का हम 5 टाइम्स कर दे रहे हैं, है ना। इसके अंदर, इस केस के अंदर अगर मैं आपको बात करूं कि सबसे पहले हम राउंड वन में अगर हमारे पास बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट हुए, उसका सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कुछ परसेंटेज यानी कि हमें एलआरआर बना लेना है, यानी कि हम 20% यानी कि हम 200 का बना लिया। 800 का हमारे पास लोन हो गया। अब हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें हमने पूरे के पूरे जो बैंकिंग यूनिट था उसको हमने 1 मान लिया था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कैसे हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैंक से हो रही है, कैश से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। अब जिनको लोन दिया है क्या वो कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे, इसके अलावा और ट्रांजेक्शन करेंगे, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कैसे होंगी, बैंक की मदद से होगी। तो सारा का सारा वो 800 का 800 है, वो वापस से राउंड 2 में, राउंड सेकंड में हमारे पास सेकंड में हमारे पास वापस बैंक में आ जाएगा। 800 इधर आ गया। अब इस 800 हमारे पास एक्चुअल में डिपॉजिट है। इस डिपॉजिट का अगेन हमें एलआरआर बनाना होगा। अगेन हमने इसका एलआरआर बना लिया। इसका एलआरआर यानी कि 20%, वो हो गया 160, तो 640 हमारे पास बच गया। ठीक है, नहीं है। अब ये वापस से 640 क्या होगा, ये 640 वापस से डिपॉजिट हो जाएगा राउंड 3 में। तो 640 आ गया। 640 का आपने 20% बनाया तो ये आ गया हमारे पास 128, यानी कि 512 फिर बच गए। ये 512 अगेन हमारे पास राउंड
नेक्स्ट राउंड में हमारे पास वापस से डिपॉजिट हो गए, फिर इसका 20% आपने रिजर्व बनाया, फिर बचा हुआ लोन दे दिया। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो टेबल है वो चलता ही रहेगा, है ना, हमारे पास कंटिन्यू होता ही रहेगा। कब तक कंटिन्यू होगा? राउंड हमारे पास 5th आ जाएगा, 6th आ जाएगा, हमारे पास 7th आ जाएगा, चलता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, हम रिजर्व बनाते रहेंगे, है ना। तो इसके बाद कैसे होगा देखो, कब तक होगा, देखो जब तक हमारे पास, कब तक चलेगा, बेसिकली ये चलेगा जब जो हमारे पास ये है इनिशियल डिपॉजिट। क्या है? इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल जो डिपॉजिट्स हैं वो हमारे पास यहाँ, ये जो हमारे पास इन सब का सम करेंगे ये 1000 आ जाएगा एक टाइम पे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली जो इनिशियल डिपॉजिट है वो LRR के हमारे पास बेसिकली इक्वल आ जाता है ना। तो यहाँ से एक हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। वो क्या जनरेट हो जाता है? वो जनरेट हो जाता है कि हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, उसको अगर हम डिवाइड करें अपने टोटल डिपॉजिट से, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि कितने टाइम्स हमारा जो है मल्टीप्लाई हुआ है ना। यही हमारे पास क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। ठीक है जी। कैसे निकलेगा कि हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे? 1000। ठीक है जी। इस केस में बेसिकली अगर आप वो आर द 5 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो 5000, ये 5000 हो जाएगा। अगर 5000 का अगर आपने 20% LRR बना दिया तो हमारे पास लोन कितना बचा है? 4000 का हमने लोन दिया होगा, है ना। तो अब ये टोटल डिपॉजिट है, ये इनिशियल डिपॉजिट है। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो कि टोटल डिपॉजिट हमारे पास है 5000। तो इसको कट करोगे 5 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, है ना। अगर आपको इसी को पूरे के पूरे जो हमारे पास मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक है, इसी को अगर आपको लिखना हो, इसकी वर्किंग बतानी है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि हमारे पास पूरा का पूरा जो बैंकिंग यूनिट है वो हमारे पास क्या है? 1 है। कि जितनी भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा है वो बैंक से ही हो रहा है, कैश का वहाँ पे कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले बेसिकली आपको इस पूरे के पूरे टेबल को ही थ्योरी फॉर्म में लिखना होगा कि सबसे पहले तो राउंड 1 में आपने डिपॉजिट करे 1000, हम उसका LRR बना के चल रहे हैं जो कि 20% है, तो 800 का लोन दे दिया हमने। अब वापस से वो 800 हमारे पास डिपॉजिट हुए, 800 में से 160 का यानी कि 20% हमने वापस से रिजर्व बनाया, फिर लोन दिया। इस तरीके का पूरा प्रोसेस है। लास्ट में आप लिख सकते हो कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो टोटल डिपॉजिट से 5 गुना ज्यादा है। ये हमारे पास मल्टीप्लायर टॉपिक कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आया अच्छे से? तो ये भी मल्टीप्लायर भी हो गया जी हमारे पास। बस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर जितना भी हमारे पास मनी बैंकिंग का जो टॉपिक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से वो करना है आपको, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और ये मनी मल्टीप्लायर, और एक बार आप उसका जो डिफरेंस है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में उसको भी अच्छे से कर सकते हो। वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो यही था बेसिकली हमारे पास चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।